बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया और एक हुक्मनामा भी जारी किया है। ये हुक्मनामा बड़ा ज़बरदस्त है और मैंने आज तक जितने सर्वे करवाए अपनी ज़िंदगी में ट्विटर पे, हज़ारों लोग उसके ऊपर वोटिंग करते हैं, 50,000 तक वोटिंग जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर सर्वे अभी तक नहीं आया। यानी 98% लोग ये कह रहे हैं, 97-98% लोग, जब मैंने लास्ट टाइम देखा तो वो ये कह रहे थे कि उन अफ़गानों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, निकालो पाकिस्तान से बाहर, इनको डिपोर्ट करें, इनके मुल्क में वापस इनको भेजें जो नमक हरामी करते हैं। यानी ये थोड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे अफ़गान जो हैं वो नमक हराम हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क में बड़े मुसीबत के मारे आए, हमने उनका ख्याल रखा, गुज़िश्ता 40 सालों से यहाँ पे हैं, इससे भी ज़्यादा हो गया अब तो, और 40 लाख की तादाद में यहाँ पे हैं। तो हमने कभी ऐसा बोझ समझा नहीं उनको, लेकिन है तो एक बोझ ही। और जब वो गाली देते हैं पाकिस्तान को, बदतमीज़ी करते हैं पाकिस्तान के साथ और ट्रेंड चलाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो क्या करते हैं और किस तरह वो ट्रेंड चलते हैं। यानी पीटीएम के जलसों में जितने लोग जाते हैं वो सारे वही अफ़गान हैं। पीटीएम के जलसे में कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं जाते, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो नहीं जाते, पाकिस्तान आईडी कार्ड वाले लोग नहीं जाते, वो सारे अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पे रहते हैं पनागुज़ीन, वो सारे चले जाते हैं उनके जलसों में, वहाँ जाके पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा भी इन्होंने ईजाद किया। कोई पाकिस्तानी तो ये लगाएगा नहीं, तो ये नारा लगाते हैं वो अफ़गान शहरी जो कुछ थोड़ी तादाद में है, 40 लाख तो नहीं है, सारे के सारे बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन उनमें चंद % लोग हैं जो बड़ी ज़्यादती उस रियासत के साथ कर रहे हैं जिसने उनको इतने अरसे तक तहफ़्फ़ुज़ दिया। लिहाजा निकालिए, इनका मुंह कीजिए बॉर्डर से उस तरफ और पीछे से लात मारिए, ये चले जाएं अपने मुल्क में और वहाँ जाके पाकिस्तान की बुराइयाँ करें। ये बॉर्डर पे खड़े होकर मिन्नतें ना करें, पैरों में ना गिरेंगे, खुदा के वास्ते में पाकिस्तान में रहने दो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगवाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये गाली देते हैं पाकिस्तान को, कैसे अजीब लोग हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें क्लियर की हैं। बहुत अहम चीज़ें हैं 2 जो क्लियर हुई हैं। एक तो चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन फ्यूचर में क्या होगा, इस खित्ते में कौन किस जगह कैसे खड़ा होगा, ये उनकी बातों से क्लियर हो रहा है। दूसरा, भारत और अमेरिका के दरमियान क्या चलेगा। तीसरा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या चलेगा। ये बड़ी क्लैरिटी है उनके अल्फाज के अंदर। इतनी वजाहत के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर यूरोप को, अमेरिका को एक और धचका लगता है। उन्हें लग रहा था कि वो भारत को एक अपने पार्टनर के तौर पर लेंगे और पाकिस्तान तो वैसे ही जो कहेंगे वो करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी कर लेंगे इस खित्ते में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। होने क्या जा रहा है उसके लिए पूरा इंटरव्यू मैंने ट्रांसलेट किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का, जो उन्होंने रॉयटर्स के सहाफ़ियों को दिया, और बड़ा तफसीली इंटरव्यू है। इसकी मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, पहले सवाल से लेकर आखिरी सवाल तक। पहला सवाल जो इमरान खान साहब से पूछा गया वो ये कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या आपके लिए ये परेशानी का बायस है। तो जवाब, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। हमें उम्मीद थी अफ़गानिस्तान के मसले का कोई सियासी हल निकल आएगा, लेकिन इस वक्त ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ये मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि तालिबान इनकार कर रहे हैं और मैंने खुद उन्हें मनाने की कोशिश की है। ये 3-4 महीने पहले की बात है, तालिबान की सीनियर क़यादत यहाँ आई थी और हमने उन्हें मनाने की कोशिश की कि वो किसी सियासी हल की जानिब आगे बढ़ें, क्योंकि सियासी हल ही अफ़गानिस्तान को इंतशार की जानिब जाने से रोक सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जब तालिबान यहाँ आए थे, उन्होंने अशरफ गनी से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था। उनकी शर्त यह है कि जब तक अशरफ गनी इक़्तिदार में है वो अफ़गान हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में जब पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका के साथ बातचीत पर राज़ी किया था, तो मैंने तजवीज़ पेश की थी कि इंतखाबात से कबल वहाँ एक अबूरी हुकूमत होनी चाहिए ताकि इंतखाबात में तमाम फरीक शामिल हों। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी हुकूमत के ख्याल को अफ़गान हुकूमत ने बेहद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इंतखाबात करवाए और अशरफ गनी सदर मुंतखब हुए। अशरफ गनी के मुंतखब होने और तालिबान की अदम शमूलियत के नतीजे में हमेशा मुश्किल सूरत हाल का सामना होने का अंदेशा था। अशरफ गनी ने इसरार किया कि तालिबान उनसे बात करें, लेकिन तालिबान ने उसे और इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया और इस तरह इस मसले ने जन्म लिया। मसला अब जूं का तूं है। अफ़गान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो समझते हैं कि हमारे पास कोई जादुई ताकत है कि हम जैसा चाहते हैं तालिबान उस पर राज़ी हो जाते हैं।
उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालना शुरू की और ख़ास तौर पर जब इनखला की आखिरी तारीख भी दे दी गई तो हमारा असर रसूख भी कम हो गया, क्योंकि उनके नज़दीक वो जंग जीत चुके हैं और उनके ख्याल में अमरीकियों का यहाँ से निकलना उनकी एक जंगी कामयाबी है। तालिबान को बातचीत के लिए उस वक्त राज़ी करना जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला की तारीख दे दी, उसके बाद इंतहाई मुश्किल है। अब अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बदकिस्मती से अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रही है। उनके नज़दीक हमारे पास कोई सुपर प्लस ताकत है जिससे हम उन तालिबान को रोक सकते हैं जो 3 लाख अफ़गान फ़ौजियों के साथ इस वक्त लड़ रहे हैं और उन फ़ौजियों के साथ लड़ रहे हैं जिनके पास बेहतरीन फ़िज़ाई ताकत और जदीद हथियार हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि अमेरिका वापस अफ़गानिस्तान में आ जाए और इस सूरत हाल में मुदाखलत करे। उनके नज़दीक इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर और अमेरिका दोनों पर आती है। अमेरिका ने पिछले 20 साल में क्या ऐसा है जो नहीं किया और जो अब आकर वो कर लेगा। हमारे लिए ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी शुरू हो चुकी है उसका असर हम पर भी होगा और ये जंग 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये एक अरसे तक चलेगी। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकती। यहाँ भी कसीर तादाद में पश्तून है। पश्तून इस खाना जंगी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इस खाना जंगी से हम 70,000 से ज़ायद लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं और हमारी मईशत को $100 अरब का नुकसान हुआ है। 30 लाख कबायली लोग अपना घर बार जो है उनको छोड़ना पड़ गया। हमारी मईशत अब ठीक होने लगी है। हम नहीं चाहते कि अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान का रुख करें। पहले ही 30 से 35 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं। हम अफ़गानिस्तान के रास्ते वस्ती एशिया के जो मुल्क हैं उनके साथ राब्ते अपने बनाना चाह रहे हैं। मैं हाल ही में रेलवे मंसूबे के लिए ताशकंद गया था, जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को उज़्बेकिस्तान से मिलाएगा। ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा जियो इकनॉमिक प्लान है। अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी रहती है तो इन ममालिक के साथ हमारा माशी एजेंडा हमेशा कामयाब नहीं हो पाएगा और पसे पुश्त चला जाएगा। अगला सवाल जो किया गैर मुल्की सहाफ़ी ने, उससे पूछा कि अगर तालिबान काबुल का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या आप बॉर्डर बंद कर देंगे या राब्ते जारी रखेंगे? इसका जवाब बड़ा अहम है लेकिन बहुत छोटा है। इमरान खान साहब ने कहा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, यानी तालिबान अगर काबुल पे कब्जा भी कर देते हैं तो हमने क्या करना है, वो जब होगा तब देखी जाएगी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अफ़गान अवाम जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सादा जवाब। एक और सवाल, तालिबान के कंट्रोल को पाकिस्तान किस तरह देखता है? इसका जवाब इमरान खान साहब ने दिया कि तालिबान के कंट्रोल का इन्हिसार इस नौइयत पर है कि अगर इस कंट्रोल में सारे फरीक शामिल हों, ये अफ़गानिस्तान के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर ये सबकी नुमाइंदा जमात है और अगर ये किसी एक फरीक की हुकूमत है, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और सारे अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, मिसाल के तौर पे एक फरीक आके काबुल में बैठ गया और पूरे अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, तो फिर ये तो काबिल कबूल नहीं है और ये जंग अगर हुई तो ये बड़ी लंबी चलेगी। ऐसी सूरत हाल के लिए किसी के लिए भी ये सूरत हाल ठीक नहीं होगी। अगला सवाल, अगरचे सारे फरीक दोहा में जमा हैं और ये एक आखिरी कोशिश समझी जा रही है और कई तजावीज़ भी सामने आ रही हैं कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तालिबान तो चाहते हैं कि अशरफ गनी ओहदा छोड़ दे। पाकिस्तान के इस हवाले से क्या मफादात हैं? क्या आप ऐसी तजवीज़ की हिमायत करेंगे जिसमें अशरफ गनी के ओहदा छोड़ने पर इत्तफाक हो जाता है? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि पहली बात यह है कि इस वक्त पहली तरजीह जंग बंदी होनी चाहिए, क्योंकि जंग बड़े शहरों में फैलने से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हलाकतें होंगी और हो रही हैं। जंग बंदी के हवाले से जो मुश्किलात हैं, दोहा मुज़ाकरात उसी के बारे में हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मसले का कोई ना कोई सियासी तस्फिया निकल आए, लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब तालिबान इस बात को समझें कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से सारे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हुकूमत भी इस बात का एहसास करे कि उन्हें जंग बंदी करनी है और उन्हें भी समझौते करने हैं। जब तक वो लचक नहीं दिखाएंगे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। ये इसका जवाब है, बड़ा डिप्लोमेटिक और तगड़ा जवाब है। सवाल, क्या आप समझते हैं कि 90 की दहाई के मुकाबले में आज पाकिस्तान का तालिबान पर असर रसूख कम हो गया है? तो जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 2001 में तालिबान हुकूमत ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल था जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। अमेरिका की ईमा पर जब पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का कहा तो तालिबान ने इनकार कर दिया था। तो उस वक्त भी पाकिस्तान का पूरा असर रसूख नहीं था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने कहा तालिबान को कि दे दें उसामा बिन लादेन अमेरिका को, तालिबान ने कहा जी नहीं देते। तो हमारा तो असर रसूख उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं था।
میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں اور تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ افغان عوام کے بارے میں حقائق حاصل کرے اور اس پر سٹڈی کرے، ان کی تاریخ کو سمجھے۔ اب امریکہ کی 20 سالہ ناکام مہم جو انہوں نے چلائی ہے افغانستان میں، اگر آپ اس سب کا جائزہ دیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ افغان عوام کو تابع نہیں کیا جا سکتا، انہیں کٹ پتلی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور میں یہ بات ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ عوامی حمایت یافتہ کوئی بھی حکومت جو افغانستان کے عوام کے مفادات کا ساتھ دے گی ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن ہمارا افغانستان میں کوئی بھی فیورٹ نہیں ہے۔ ہم صرف عوامی نمائندوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں جن کو عوام پسند کریں۔ اگلا سوال، امریکی جنگی جہازوں نے قطر سے افغانستان آنے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا۔ بہت اہم سوال ہے کہ امریکی جنگی جہازوں نے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کیا اور جا کر بمبارمنٹ کی تھی قندھار میں اور مختلف جگہوں پہ۔ کیا یہ درست ہے اور کیا اس سلسلے میں امریکہ سے کوئی معاہدہ آپ کا ہوا ہے؟ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک بار پھر افغانستان کی خانہ جنگی میں گھسیٹ لیا جائے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاں کسی کے اڈے قائم ہوں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری سرزمین افغانستان میں حملوں کے لیے استعمال ہو۔ اور جتنا مجھے معلوم ہے کہ 31 تاریخ کے بعد امریکی افغانستان پر فضائی حملوں سمیت ہر طرح کے حملے روک دیں گے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، بڑی اہم انفارمیشن ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ امریکی 31 جولائی کے بعد یہ بات پاکستان کو بتا چکے ہیں کہ ہم دوبارہ افغانستان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، فضائی حملے اپنے روک دیں گے۔ لیکن یہ امریکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بعد میں بھی، لیکن فی الحال انہوں نے یہ کہا ہے۔ سوال، افغانستان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پاکستان امریکہ دو اہم ممالک ہیں، دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو بائیڈن اور عمران خان کا ٹیلی فون کال کے اوپر انہوں نے سوال کیا ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اور صدر جو بائیڈن کی حکومت کے تعلقات کے بارے میں کیا مستقبل میں پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی آپشن ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا میں 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کو پہلے ہی ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور افغان حکومت ہر طرح کی حکومتی اور انتظامی خرابیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہی ہے۔ 70,000 طالبان ہیں، 3 لاکھ فوج ہے، پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور وہ سبقت لے گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ان وجوہات کو تلاش کریں جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ ناکامی ہو رہی ہے۔ دوسری بات، جس جلد بازی سے امریکہ افغانستان سے واپس نکلا ہے، امریکہ اگر سیاسی حل چاہتا تو وہ پہلے سیاسی حل کرتا اور وقت سے اس مسئلے کو حل کرتا جب ان کی پوزیشن بہتر تھی، لیکن امریکہ جس انداز میں نکلا، 1.5 لاکھ فوجی موجود تھے، ان کو لے کر نکلا، اس کے بعد سیاسی حل تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صدر جو بائیڈن نے مجھے فون نہیں کیا تو یہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ کرے کال، اور کوئی ٹیلی فون کال کا انتظار بھی نہیں کر رہا۔ یہ وہ ضروری سمجھے تو کرے، نہیں سمجھتے نہ کرے، جہاں کوئی انتظار نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب نے بہت کلیئرلی اس کا بھی جواب دیا۔ اگلا سوال، انہوں نے کہا کہ چین آپ کا قریبی اتحادی ہے، آپ مستقبل میں افغانستان میں چین کا کیا کردار دیکھتے ہیں، اور بھارت کے حوالے سے بھی انہوں نے اس سوال میں تذکرہ کیا۔ جواب، میرے خیال میں امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت اس کا اسٹریٹجک اتحادی ہے، اور پاکستان سے مختلف سلوک کرنے میں بھی یہی وجہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چین کے بہت قریب ہیں اور وہ چین کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان کے ساتھ سلوک رکھا ہوا ہے، اس میں امریکہ کے وسیع تر اسٹریٹجک پالیسی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو محض افغانستان میں امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ چھوڑی گئی ابتر صورتحال درست کرنے کے لیے ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ 20 سال تک فوجی حل نہیں نکال سکا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چین ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور پاکستان کے لیے چین کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ چین نے بہت مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے اور ہم چین کے شکر گزار ہیں۔ یہ کوئی مخصوص معاملہ نہیں ہے، ہم نے سی پیک میں شراکت کے لیے بھی دوسرے ملکوں اور یورپی ممالک کو دعوت دی ہے، اور اس میں کوئی بھی ملک شامل ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ احساس اپنی معیشت کا ہے، ہماری 22 کروڑ آبادی ہے، اور میرا سب سے عام ہدف لوگوں کو فلاح و بہبود دینا ہے، ان کو غربت سے نکالنا ہے، اور اس حوالے سے چین ہمارے لیے بہت مددگار ہے، اور چین نے ایسا کام کیا ہے جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کسی ملک نے نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی مکمل آبادی کو غربت سے نکالا ہے، اور اس ضمن میں چین ہماری بھی مدد کر رہا ہے۔ چین افغانستان کا ہمسایہ ہے، یقینی طور پر افغانستان کی تعمیر نو میں چین کا بڑا اہم کردار ہونے والا ہے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا جواب۔ پھر جو آخری سوال پوچھا گیا کہ جناب ترکی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ پاکستان اور ترکی اور ہنگری یہ مل کر کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو سنبھال لیں،
तो इस पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई है और तुर्की और तालिबान के लिए बेहतर यह है कि वो आपस में मुशावरत करें और बातचीत करें। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना क्यों ज़रूरी है, ये भी तालिबान के साथ डिस्कस किया जाए और हम भी तालिबान से बातचीत करेंगे ताकि हम भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर सकें। ये है जी इमरान खान साहब का इंटरव्यू। इसमें क्लियर कर दिया उन्होंने कि इंडिया अब होगा आज के बाद अमेरिका के साथ, और हमें ये बात पता चल गई है। इसीलिए अमेरिका हमें आंखें भी दिखाता है, इसीलिए अमेरिका वो टेलीफोन कॉल वाला भी एक प्रेशर बना के रखता है और हर जगह पे हमें दबाने की कोशिश भी करता है। तो उसका एक इत्तेहादी बन गया है अमेरिका का इंडिया। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर हैं बल्कि आइंदा और बेहतर होने जा रहे हैं। तो वो जो एक पोलराइजेशन थी दुनिया में हो रही थी, जो ग्रुप बंदी हो रही थी, इमरान खान साहब ने उसको इस इंटरव्यू में बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।